हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, बी है गुजरात राजस्थान बेल्ट, सी है उत्तर प्रदेश बिहार बेल्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ये तो हो गई इस प्रश्न का आंसर। अगर बात करें पॉइंट की तो ध्यान रखिएगा कि भारत में तीन प्रमुख, कितने, तो तीन प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट हैं। कितने हैं ये संख्या भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो तीन है, जिसमें कि पहला तो हम लोग जान गए कि प्रमुख यहाँ पर दिया हुआ था उड़ीसा झारखंड बेल्ट। वहीं अगर अन्य दो की बात करें तो अन्य दो में ध्यान रखेंगे दुर्ग बस्तर। नाम क्या है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। क्या हो जाएगा? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। और एक और कौन सा हो जाएगा जो तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा में आपको ध्यान रखना है बेल्लारी। बेल्लारी चित्रदुर्ग, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर। नोट डाउन करते चलिएगा तभी आपको ध्यान में रहेगा। चिकमंगलूर तुमकर बेल्ट। तो ये हो गया क्या, तीन प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट की बात। तीनों का हम नाम जान गए। वहीं ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें उड़ीसा झारखंड बेल्ट की, तो ध्यान रखिएगा कि बादाम पहाड़, कौन पहाड़? तो बादाम पहाड़ खदानों, बादाम पहाड़ खदानों की उच्च श्रेणी का क्या होगा? हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको लिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। वहीं अगर बात करें जो दूसरा नंबर में हम लोग जाने कौन सा, दुर्ग बस्तर। अगर बात करें तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जो कि दूसरा की बात हम लोगों ने की थी। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि बैलाडीला श्रेणी में, कौन श्रेणी में? तो बैलाडीला श्रेणी में, बैलाडीला श्रेणी में बहुत उच्च श्रेणी का क्या पाया जाता है? तो हेमेटाइट पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई, आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर बात करें जो हमारा तीसरा नंबर है बेल्लारी चित्रदुर्ग वाला, तो ध्यान रखिएगा कुदरमुख। क्या हो जाएगा? कुदरमुख जमा, जो कि दुनिया में लौह अयस्क के लिए, किसके लिए? तो लौह अयस्क के सबसे बड़े एक एक बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जमा में से एक माना जाता है। और एक माना जाता है जिसमें क्या है? ये बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकर बेल्ट स्थित है। तो ये तीनों पॉइंट जो भी बताए गए इससे संबंधित ध्यान दीजिएगा। आ जाएंगे ज्योग्राफी के दूसरे नंबर प्रश्न पे। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न? कोरबा कोल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा हसदेव नदी, कौन नदी? हसदेव नदी
ध्यान रखना है आपको। कौन सी नदी? तो हसदेव नदी के पास किस जिले में स्थित है? तो कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले में स्थित है। तो ये हो गई इससे संबंधित जानकारी की बात। अगर बात करें, ये हसदेव नदी नाम सुने हैं, तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा, ये महानदी की, किसकी? महानदी की एक सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। कौन? तो हसदेव नदी। ठीक है। वही कोरबा की बात आई है, कोरबा कोलफील्ड। तो ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि कोरबा में कोयला खनन कब शुरू हुआ था? तो कोरबा में जो कोयला खनन शुरू हुआ था वो 1941 में। कब? तो 1941 में। ठीक है। वहीं पश्चिम बंगाल ऑप्शन ए में है। तो पश्चिम बंगाल में आप ध्यान रख सकते हैं क्या, कि स्थित कोयला क्षेत्र कौन सा है, जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कौन सा कोयला क्षेत्र? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र। कौन सा? रानीगंज कोयला क्षेत्र। वहीं ऑप्शन सी था हमारा बिहार। तो बिहार की अगर बात करें, तो बिहार से क्या ध्यान रख सकते हैं कि बिहार में कोई कोयला क्षेत्र नहीं है। क्या नहीं है? तो कोयला क्षेत्र नहीं है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, और आप खुद देखिए कि एक प्रश्न पे आपको कितनी सारी डिटेल दी जा रही है। प्राकृतिक वनस्पति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साइबेरिया से जुड़ा है? तो प्राकृतिक वनस्पति की जब बात आई है और वो भी साइबेरिया से, तो ध्यान रखिएगा ये टैगा शब्द जुड़ा है। कौन सा? टैगा, जिसको बोरियल वन भी कहा जाता है। कौन सा वन कहा जाता है? तो बोरियल वन भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रख लेंगे कि किसको बोरियल वन कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, जब बात आई है प्राकृतिक, इस तरह से पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जो है वो सामान्यता अगर हम बात करें तो 3 व्यापक श्रेणी में बांटा गया है। 3 व्यापक श्रेणी में क्या किया गया है? इसको बांटा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और वो 3 श्रेणी कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाता है वन। दूसरा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? घास के मैदान, जो कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। किस वर्षा वाले क्षेत्र में? तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में। आपको एक एक बिंदु बताया जाएगा जो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वहीं तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? झाड़ियां। ये प्राकृतिक वनस्पति जो समानतः 3 व्यापक श्रेणी में बांटा गया, जिसमें क्या हो जाएगा? कांटेदार झाड़ियां जो कि शुष्क क्षेत्र में उगती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या है? परस्पर जुड़े द्वीपों के समूह को किस रूप में जाना जाता है? तो जब बात आई है जुड़े द्वीपों का समूह, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? द्वीप समूह। अब इससे संबंधित की अगर बात करें तो द्वीप समूह का मतलब हुआ कि एक समूह, श्रृंखला, या फिर क्या कह सकते हैं? द्वीपों का समूह, या फिर द्वीपों का संग्रह, जो कि हमसे प्रश्न पूछा ही जा रहा था। ये हो गया द्वीप समूह। ठीक है। वहीं बात करें द्वीप समूह की बात आई है तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिएगा कि मलय द्वीप समूह। कौन सा? मलय द्वीप समूह को दुनिया में द्वीपों का
चूंकि द्वीप का ही बात हो रहा है, द्वीपों का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि सबसे बड़ा समूह दुनिया में द्वीपों का किसका माना जाता है? माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मलय द्वीप समूह। ठीक है, और इसमें इंडोनेशिया के 17,000 से अधिक द्वीप और फिलीपींस के भी लगभग 7,000 द्वीप समूह शामिल हैं। ठीक है, तो वो आपको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न पे। सिपकिल्ला दर्रे के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी सिपकिल्ला दर्रा के माध्यम से? तो ध्यान रखिएगा, ये सतलज नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत से क्या भारत में प्रवेश तो करती ही है, प्लस मान सरोवर के पास, मान सरोवर के पास राक्षस ताल, राक्षस ताल से क्या होता है? निकलता है, निकलती है। तो ये भी लाइन इसमें आप लिख सकते हैं। अगर बात करें तो यह एक प्राचीन नदी भी है, और अगर बात करें तो यह हिमालय पर्वतमाला पर सिपकिल्ला दर्रा से तो गुजरती ही है, प्लस क्या करती है? पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। किसके मैदानों में प्रवेश करती है? तो पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, वही बात करें कि सिपकिल्ला दर्रा की जो बात आई है, तो ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर जिले में स्थित है क्या? सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आपको बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा आज का हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। कॉफी की खेती को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपयुक्त है? किसके बारे में बात हो रही है? तो कॉफी के बारे में। तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गर्म आर्द्र जलवायु और अच्छी तरह से सूखा दोमट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्थिति हम लोग को पता चल गया। और यही कारण है, यही कारण है कि क्या जान सकते हैं कि जूट, जूट जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। किस क्षेत्र में उगाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है? उगाया जाता है। तो यहाँ पर बात आई तो उसको ध्यान में रख सकते हैं। वही बात करें कॉफी के लिए गर्म और गीली जलवायु, इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि बात आई है कॉफी का। तो कॉफी के लिए गर्म और क्या कहता है? गीली जलवायु, गीली जलवायु। हालांकि ऑप्शन में ये दिया हुआ ही है। और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, पहाड़ी ढलान, इसके लिए पहाड़ी ढलान, पहाड़ी ढलान जो है इस फसल की वृद्धि के लिए क्या है? उपयुक्त है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं अगर बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील क्या है? कॉफी, कॉफी के मामले में प्रमुख उत्पादक देश है, प्रमुख उत्पादक उत्पादक देश है। और इसके बाद कौन है? कोलंबिया और भारत का स्थान है। तो ये आप ध्यान दे रखिएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न पे। चंद्र ग्रहण हर महीने नहीं होता है, क्योंकि सही बात है, हर महीने थोड़े चंद्र ग्रहण होता है। तो क्यों नहीं होता, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसलिए नहीं होता है कि चंद्रमा की जो कक्षा हमेशा पृथ्वी के समान तल में क्या होती है? नहीं होती है। यही इसका रीजन है। वहीं आपको पता है कि
प्रश्न ये आपसे पूछ लेता है कि चंद्र ग्रहण की अगर बात आएगी तो कब होगा, इसका स्थिति क्या रहेगा, जब पृथ्वी जो है, इस तरह से लिख लीजिएगा कि सूर्य और क्या कहता है चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन होगा, पृथ्वी, तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण, ये स्थिति होता है। वहीं इसका अगर बात करें सूर्य ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, तो ध्यान रखिएगा कि जब क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, तब हो जाएगा क्या, सूर्य ग्रहण। तो ये दोनों प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। वहीं अगर बात करें चंद्र ग्रहण का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये सूर्य से चंद्रमा तक जाने वाली, सूर्य से चंद्रमा तक जाने वाली सूर्य की रोशनी को, सूर्य की रोशनी को क्या करता है, तो अवरुद्ध करता है, अवरुद्ध करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर सूर्य ग्रहण की बात आएगी, सूर्य ग्रहण की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से पृथ्वी तक, सेंटेंस के रूप में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, किस तरह से दे देगा, पूछेगा चंद्र ग्रहण है या फिर सूर्य ग्रहण, तो पृथ्वी तक जाने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवरुद्ध करता है, अवरुद्ध करता है। तो स्थिति आपको देखना है कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, 8वें नंबर प्रश्न की ओर। और 8वें नंबर प्रश्न पे जाने से पहले सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अभी ही आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और आपसे उम्मीद रहेगा कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए, जहां आपको मैराथन क्लासेस से लेकर हर तरह की विषय की आपको जीके जीएस का निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करेंगे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो ये तो था क्लास से संबंधित जानकारी, जो कि आप लोग चेक कर लीजिएगा। और बढ़ेंगे ज्योग्राफी के अगले प्रश्न में। आ चुका है, निम्न में से कौन सा एबिसल आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और ये आपको चट्टान से संबंधित सेशन हम पूरे डिटेल से करा चुके हैं, आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट जरूर देखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेनाइट, जो कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही बात करें, अगर आग्नेय चट्टान का उदाहरण ही पूछ लिया जाता है, तो एक तो ग्रेनाइट जान गए, इसमें ध्यान रखिएगा गैब्रो, गैब्रो हो गया, बेसाल्ट हो गया, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर एबिसल लगा दिया था ना, एबिसल आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आग्नेय चट्टान के उदाहरण में ही क्या आ जाता है, बेसाल्ट भी आ जाता है, ठीक है। वहीं अब सादी चट्टान, अब सादी चट्टान, तो इसके अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल हो गया, या फिर चूना पत्थर ही कहिए, चूना पत्थर, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है अब सादी चट्टाने का। और एक होता है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, जो ये दोनों का मिक्सअप होता है, आग्नेय और अवसादी का। इसको और क्या कहा जाता है, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। और अगर इसके उदाहरण की हम बात कर ले, तो इसके उदाहरण में आप ध्यान रख सकते हैं क्या, संगमरमर,
क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट हो गया, और क्या हो गया, स्लेट हो गया। ये सब इसके अंतर्गत उदाहरण में आ जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये किसमें है सबसे अधिक, पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वहीं बात करें, अगर आपको क्रम का भी ध्यान रखना रहे तो ध्यान रख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र की अगर हम बात करें, और इसमें अगर आपको क्रम ध्यान रखना रहे राज्य का, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, कौन होगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जिसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख दे रहे हैं। उसके बाद कौन होगा, छत्तीसगढ़। कभी कभी क्रम दिया रहेगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सही दिया हुआ। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा, और लास्ट कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र इसके बाद। ठीक है, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चूंकि अब वन की बात आई है तो एक चर्चा और कर लेते हैं, पर्वतीय वन। इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन में ध्यान आप ये रख सकते हैं कि क्या कहता है, उच्च ऊंचाई की, इस तरह से लिखिएगा, उच्च ऊंचाई, उच्च ऊंचाई की वनस्पति क्या है, उच्च ऊंचाई की वनस्पति जो है वो पर्वतीय वन है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में, देखिए एक एक पॉइंट आपके लिए लिखा जा रहा है ताकि आप अपना खुद का नोट्स अच्छे से बना सके। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होगा कि जब ऊंचाई बढ़ेगा, इस तरह से लिख देते कि ऊंचाई बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज करेगा, तो तापमान क्या होगा, तापमान में कमी होगा यानी कि डिक्रीज करेगा। और इससे होगा क्या कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस के रूप में अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न पे। और आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि क्लास आप लोग को कैसी लगती है, कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, सब में पर्थ है, तो जाहिर सी बात है कि पर्थ तो एक कंफर्म हो गया। दूसरा की अगर हम बात करें तो इधर है मेलबोर्न, बी में है एलिस स्प्रिंग्स, सी है सिडनी और डी है कालगुर लाइस। तो इसमें जो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, पर्थ और क्या होगा, सिडनी। ठीक है, जो क्या करती है, ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग, जो कि इस तरह से लिख सकते हैं कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियन यानी कि सिडनी, ब्रैकेट में सिडनी लिख लीजिएगा, को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन किससे, पर्थ से जोड़ती है, पर्थ से क्या करती है, जोड़ती है। तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, वही बात करें और क्या जानकारी, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि ट्रांस एडियन, ये तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन था, ट्रांस एडियन पूछ दे कि रेल मार्ग किसको किसको जुड़ने वाला है, मतलब कौन कौन स्टेशन को, तो ध्यान रखिएगा बाल परेजो एवं ब्यूनस आयर्स को जोड़ती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है और बिल्कुल एनसीईआरटी ही संबंधित है। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, एक ध्यान रख सकते हैं आप, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग किसको इसको स्टेशन को जोड़ेगा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए हैलीफैक्स, किसको, हैलीफैक्स एवं प्रिंस रूपर्ट को जोड़ता है। ठीक है, ये बात हो गई। और ये प्रश्न आपको हम पहले भी करवा चुके हैं,
तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है एक प्रश्न का। क्या है वो प्रश्न? आपको बताना है कि दक्षिण ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं इसलिए पूछा जा रहा है, ये किन किन स्टेशनों को जोड़ता है? इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आज के 11वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल है? फिर से आ गया चट्टान शैल से संबंधित प्रश्न। कायांतरित हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे कि इसको रूपांतरित शैल या रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। तो इनमें से जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी नीस है, यहाँ भी नीस है और यहाँ शिष्ट है, शिष्ट है। तो एक बात है कि नीस और शिष्ट ही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर बात करें कुछ मूल चट्टान की, मूल चट्टान और उसका फिर रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान होना चाहिए। बेसाल्ट, बेसाल्ट मूल चट्टान है। और अगर इसका रूपांतरित चट्टान बोले तो क्या हो जाएगा? एम्फीबोलाइट। और ये आपसे पूछा भी जाता है। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले हमेशा नोट डाउन जरूर किया करें। फिर अगर बेसाल्ट का एक और ध्यान रख लीजिएगा, एक तो एम्फीबोलाइट हो गया, बेसाल्ट का शिष्ट भी होता है रूपांतरित चट्टान रूप। वहीं तीसरे नंबर पर किसका जान सकते हैं? ग्रेनाइट। और इसका रूपांतरित चट्टान क्या होगा? नीस। ये सब हम आपको डिटेल में भी पढ़ा चुके हैं। चौथे नंबर पे बात करें तो चूना पत्थर, जो बार बार पूछा जाता है, तो चूना पत्थर का क्या हो जाएगा? संगमरमर, रूपांतरित रूप संगमरमर। ठीक है, और किसका ध्यान रख सकते हैं? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, इसका क्या हो जाता है? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। ठीक है, एक लास्ट और याद रख लीजिएगा, कौन सा? सेल, जिसका क्या हो जाएगा रूपांतरण? तो स्लेट, सेल स्लेट। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। 12 नंबर पे बढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल्स के साथ ही सारे क्लासेस आपको दी जाती हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ये हुआ था दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चूंकि ये दामोदर घाटी परियोजना जो है, ये भारत का प्रथम क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। और एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होते रहता है, चाहे आप बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए। वहीं बात करें और क्या जानकारी इसमें जान सकते हैं, तो चलिए कुछ और नदी परियोजनाएं की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, जैसे भाखड़ा नांगल, कौन सा? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, तो ये किस नदी पर है, ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर। कहाँ? तो सतलज नदी पर। दूसरा की अगर हम बात करें तो हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना, और ये किस नदी पर हो जाएगा? तो महानदी पर, महानदी पर। ठीक है, वहीं अगर तीसरी परियोजना में ध्यान रखना है तो रख सकते टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर लगाया कीजिए। तो ये किस पर हो जाएगा? भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर। उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, जो पूछ लिया जाता है माता टीला, माता टीला परियोजना, और ये किस नदी पर हो जाएगा? तो बेतवा नदी पर। ठीक है, तो ये सब आपको लिखते हुए चलना है। और वहीं भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ हो जाएगा? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा हो जाएगा, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड, माता टीला परियोजना छत्तीसगढ़। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही नहीं है ऑप्शन ए देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की पृथ्वी की केंद्र से कोणीय दूरी को उसका अक्षांश कहा जाता है। तो यही सेंटेंस क्या है, गलत दिया हुआ है। आगे हम बताएंगे कि क्या होना चाहिए। वही बी था, प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ कोणीय दूरी को उसका देशांतर कहा जाता है। तो ये सही सेंटेंस है और इस सेंटेंस को भी आपको ध्यान रखना है। वही बात करें, अक्षांश को मेरिडियन भी कहा जाता है, तो ये भी सही था। प्राइम मेरिडियन को शून्य मेरिडियन के रूप में तय किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, वहीं जो ऑप्शन ए क्यों गलत हो गया, तो ऑप्शन ए में आपको ये मेंशन होना चाहिए था कि यह पृथ्वी की सतह, यह पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है, बिंदु की कोणीय दूरी है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से क्या किया जाता है, डिग्री में मापा जाता है, ये अगर वहां पर सेंटेंस होता अक्षांश के बारे में जो कि वहां पर लिखा हुआ है, तब जाके ये सेंटेंस आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कुछ और था, इसलिए ये गलत हो गया। आगे की ओर बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न पे। और हाँ, 14 नंबर प्रश्न को मत ध्यान दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये रॉन्ग क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो इसलिए इसको छोड़ रहे हैं और इसकी जगह आपको एक न्यू प्रश्न डाल दिया गया है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। 15 नंबर पे सीधे आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में क्या है, चोनड्राइट। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, चोनड्राइट, या यहाँ पे होना चाहिए था कॉन्ड्राइट, ठीक है, ज्यादातर आपको ये वर्ड मिलेगा। और एकॉन्ड्राइट घटक के रूप में कौन होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन होता है, उल्का पिंड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको बस जानकारी के लिए है, इसको आप बस ध्यान रख लीजिएगा। वहीं अगर बात करें और क्या जानकारी है, अगर उल्का पिंड की बात आई है तो इसमें चलिए लंबा लिफाफा नहीं करते हैं, जो है क्वेश्चन आंसर ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जहां लगता है कि और भी डिटेल देना है वहां आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है क्रोमोस्फियर। तो क्रोमोस्फियर की अगर हम बात करते हैं तो ये सामान्य रूप से क्या है, सामान्य रूप से ये अदृश्य है, यानी नहीं दिख सकता है। ठीक है, अदृश्य है, और इसको अगर देखना है तो यह पूर्ण ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। किसके दौरान, तो पूर्ण ग्रहण के दौरान इसको देखा जा सकता है। ये इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, किसमें, क्रोमोस्फियर की ये बात हो गई। ठीक है, वहीं जो पूछा गया है कि सूर्य का सबसे बाहरी परत, तो ये होता है कोरोना। तो कोरोना ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं कोरोना की अगर बात करें तो यहाँ पर ही लिख देते हैं कि जो कोरोना है वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। ये पॉइंट हो गया इसमें। और ये केवल सूर्य ग्रहण के दौरान दिखेगा। कब दिखेगा, तो सूर्य ग्रहण के दौरान। और इसके पहले हम लोग जाने थे कि सूर्य ग्रहण में क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो ये बात होगी। कोरोना में ध्यान रखिएगा, कोरोना रोग वाला कोरोना की बात नहीं हो रही है, यहाँ सूर्य की सबसे बाहरी परत की बात हो रही। कि कोरोना की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि कोरोना जो है
इसकी ऊपरी सीमा नहीं होती है, ऊपरी सीमा नहीं होती है। ये बात हो गई। अब क्या है, एक ध्यान रख सकते हैं आप, फोटोस्फीयर। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था लेकिन आपको बता देते हैं। फोटोस्फीयर, एक क्रीमोस्फीयर हम लोग जान गए। फोटोस्फीयर की बात करें तो ये सूर्य की निचली परत होती है। तो हो सके बाहरी की जगह आपसे निचली पूछ लिया जाए, तो सूर्य की निचली परत जब बोलेगा तो फोटो स्फीयर हो जाएगा, यानी कि ये सूर्य की क्या है, चमकती सतह है। या फिर इसको कह सकते हैं कि सूर्य की दृश्य भाग है, यानी देख सकते हैं। चूंकि इस चमकती सतह है तो दिखेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। आएंगे अगले प्रश्न पर, और यकीन मानिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न चुन चुन के कराए जाते हैं, और आपके एग्जाम में प्रश्न इस चैनल के माध्यम से जो कराए जाते हैं दिखने वाले हैं। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है, और ये आपको टॉपिक वाइज में भी हम पढ़ा चुके हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य जो है इसको अलग करता है। उसी तरह से ऑप्शन ए है 8 डिग्री चैनल। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मालदीव व मिनी काय के मध्य, चूंकि इसको भी पूछ सकता है कि अलग होने वाले द्वीप, तो 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। वहीं और क्या ध्यान रख सकते हैं 10 डिग्री चैनल में, तो छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य, कार निकोबार के मध्य या फिर अलग होने वाले द्वीप का चैनल की इसके बीच। उसी तरह से आप ग्रैंड चैनल का ध्यान रख सकते हैं, ग्रैंड चैनल का तो क्या हो जाएगा, सुमात्रा, जो कि कहाँ, इंडोनेशिया। और क्या कहता है, निकोबार के मध्य, निकोबार के मध्य, निकोबार के मध्य, ये हो गया। 8 डिग्री जान गए, 10 डिग्री जान गए, तो 9 डिग्री को क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके, तो ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप एवं मिनी क्वाई के मध्य, मिनी क्वाई के मध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं हम लोग, जो कि होगा 18 नंबर प्रश्न। और उससे पहले एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट बस रहेगा कि सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पे हर जीके जीएस का आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड निचोड़ मिलेगा। आप एक बार प्लेलिस्ट जाके जरूर देखें, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर आप लोग जुड़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो अभी ही आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो बताइए, आपसे इतना उम्मीद करना तो बनता है। तो आप लोग इस उम्मीद पे खरे उतरेंगे, ऐसा भरोसा है। बाकी आपको पढ़ाई में कोई भी जो भी कंटेंट रहेगा काफी खास रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सहयोग से, दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसी तरह से ध्यान क्या रख सकते हैं, जो ये भिलाई स्टील प्लांट की बात आएगी, जो कि कहाँ, तो छत्तीसगढ़। और इसमें किसका सहयोगी देश था ये पूछ लिया जाता है, तो पूर्व सोवियत संघ का, पूर्व सोवियत संघ, यानी किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो ये कहाँ, तो उड़ीसा में। और ये किसके सहयोग से, तो ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तो सबका आपको ध्यान होना चाहिए। आगे की बात करें, बोकारो
जो कि कहाँ हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। और ये किसके सहयोग से, तो ये भी पूर्व सोवियत संघ के सहायता से इसको स्थापित किया गया था, जो कि भिलाई को भी किया गया था। ठीक है, भिलाई यानी भलाई कर दिया, इस तरह से ध्यान रख सकते। तो ये चारों बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही जगह आपको करा दिया गया। और क्या जानकारी अगर बात करें हैं, तो जिस तरह से आप लोग देखिए यहाँ पर लौह एवं इस्पात संयंत्र है, उस तरह से देखिए एक चीज और याद आ गया, आप लोग भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना भी पूछ लिया जाता है, तेल शोधक कारखाना। तो 1 मिनट में चलिए उसको भी निपटा देते हैं, जो मैंने जैसे डिगबोई पूछ लिया जाता है, डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ, तो ध्यान हो जाना चाहिए कहाँ, असम। उसी तरह से पूछ लेगा आपसे पारादीप तेल शोधक कारखाना, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा। ये सब आपको नंबर दिलाता है एग्जाम में, ऐसा टॉपिक ही है, पूछता ही है। बरौनी तेल शोधक कारखाना, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, एक और ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं, ट्रॉम्बे तेल शोधक कारखाना, तो कहाँ हो जाएगा, तो मुंबई में। तो 1 मिनट में ये भी जान गए। अब सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 19 नंबर की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। और कर्क रेखा से एक सवाल और हमेशा बनता है, वो बनता है क्या, कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य क्या है, ये आपको कई बार तो हम ट्रिक से ही बता चुके हैं, तो आई होप आपको ये याद भी होगा। ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़। अब सच में जाके मित्र पर आपको गमछा नहीं झाड़ देना, ये आपका एक ट्रिक है, और आप इस ट्रिक को पूरा करिएगा कि कौन कौन से 8 राज्य हैं, क्योंकि हम आपको कई बार लिखा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है, वहीं आप ध्यान रख सकते हैं माही नदी। माही नदी की बात इसलिए करें कि ये माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये प्रश्न पूछा जाता है, 2 बार काटती है। ठीक है, 8 भारतीय राज्य आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो कौन कौन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 20वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है, प्रख्यात है, जो कहिए, ये और कोई नहीं, कोसी नदी, जिसको इसको बिहार का शोक भी कह दिया जाता है, कि बिहार का शोक क्या हो जाएगा, तो कोसी नदी। ठीक है, वहीं बात करें कोसी नदी की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाएं से मिलने वाली दिशा, ध्यान रखना है कि बाएं से मिलने वाली क्या है, गंगा की सहायक नदी है। सेशन हो सके लंबा रहे वीडियो, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, एग्जाम में नंबर आपको दिलाएगा, ये बात भी आप जानिए। उसी तरह से कुछ नदी का बात कर ले, जैसे गंगा नदी, तो अगर इसका उद्गम स्थल पूछ देगा तो ध्यान होना चाहिए कि गंगोत्री, क्या हो जाएगा, गंगोत्री। उसी तरह से सोन का पूछ दे तो सोन का होना चाहिए अमरकंटक, होना चाहिए, क्या होता है इसका उद्गम स्थल। वहीं बात करें गंडक का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत। ठीक है, ये सब इसका उद्गम स्थल की बात हो रही है। वहीं कोसी नदी की जब बात आई थी, तो कोसी का क्यों छोड़ना है, गोसाईनाथ के उत्तर से निकलती है। ठीक है, उसी तरह से अगर घाघरा का पूछ ले तो घाघरा का ध्यान रखना है मापचो चुंग हिमनद, मापचो चुंग हिमनद, ये सब का उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे।
ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। कैसी होती है? तो वो अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, वहीं बात करें तो ये मृदा जो है ये शुष्क मौसम में, कैसा मौसम है? तो शुष्क मौसम में सूख जाता है, सूख जाता है। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। वहीं बात करें तो लैटेराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसमें लौह और अल्युमिनियम, लौह एवं एल्यूमिनियम जो है भरपूर होता है, यानी समृद्ध होता है, समृद्ध होता है। तो सेंटेंस के रूप में आपसे ये सब प्रश्न दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, और इसकी उर्वरता जो है कम होती है। क्या होती है? कम होती है, लेकिन इसके उर्वरक के प्रयोग से चाय हो गया, काजू हो गया, इलायची हो गया, ये सब फसल उगाई जाती है इस मिट्टी के अंतर्गत। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और लेटेराइट मिट्टी जो है मेघालय पठार मिट्टी भी आपको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, पर आप लोग देखिएगा तब ना। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? तो लेटेराइट मिट्टी। ठीक, ये बात हो गई। अब चलेंगे आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, जो कि ज्योग्राफी का होने वाला है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला से। अगर इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा लगभग 1600 किलोमीटर। कितना? तो लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है। पश्चिमी घाट क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, पश्चिमी घाट क्षेत्र का, तो ये ताप्ती से कन्याकुमारी, ताप्ती से कहाँ? तो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये आपको जानकारी होगा और होना भी चाहिए, कई बार बताया भी जा चुका है आपको। और अगर बात करें और क्या जानकारी होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई में ये विस्तृत है। और ये सह्याद्री जो है अवरोधी पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो अवरोधी पर्वत है, ये भी आपको जानकारी होगी। अगर आपसे ये पूछ दे, क्या पूछ दे कि उत्तरी सह्याद्री का, इस तरह से भी लिखा जाता है सह्याद्री, कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? तो नाम ध्यान रखिएगा, क्या होगा? कालसुबाई, कालसुबाई। ठीक है, ये सर्वोच्च शिखर हुआ उत्तरी सह्याद्री का। अगर दक्षिणी सह्याद्री का पूछ लेगा तो कि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, तब हो जाएगा कुंद्रमुख, कुंद्रमुख। तो आज का ज्योग्राफी में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो को लेके। तो सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अभी ही आप लोग कर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, आपसे उम्मीद रहेगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।